THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक। माई सेल्फ नवीन वर्मा, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन THI एजुकेशन। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, मोटिवेट करूंगा, फिर इसके बाद अपने लेक्चर पे आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की इस कोरोना काल में पढ़ाई अच्छी चल रही है, और अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो प्लीज आप लोग किसी भी संस्थान या खुद के द्वारा पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि जो आपका बोर्ड का पेपर है वो अपने ही टाइम पे होगा, उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, इतना आपको छूट जरूर दिया जा सकता है कि आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत कमी किया जाएगा, बट आपको बोर्ड का पेपर तो देना ही पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे इस बार 12th में हैं या 10th में हैं, मुझे उनसे यह आशा है कि आप लोग पढ़ाई जरूर करें ताकि आप अपने बोर्ड्स में नंबर अच्छा ला सकें, चाहे वो बच्चा 10th का हो चाहे वो 12th का। क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं लाएंगे तो फिर आपकी जो और किसी रीजन में जाने का उद्देश्य है वो उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं या किसी अदर क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर वहां पे आपके बोर्ड्स के मार्क की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए वहां पे कट ऑफ तय कर दिया कि इतने कट ऑफ वाले बच्चों को इस बार लिया जाएगा, तो आप वहां थोड़ा सा आप पे रुकावट आएगा, आपको बाधा झेलना पड़ेगा, जो भी दिक्कत बहुत सारी आपको आएंगी। ठीक, तो इसलिए आप लोग बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। जो भी सिलेबस निर्धारित अभी किया गया है उस पर आप फोकस जरूर करिए। मैं एक बात आप लोग को और बता देना चाहता हूं, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। किसी भी किताब के थ्रू आप पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आप पहली बार 12th में आए, नहीं कि आप कई बार फेल होकर 12th में आए, ऐसा तो नहीं है। आप पहली बार 12th में आए, आपको 12th का सिलेबस जो है फर्स्ट बार पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे कहीं पे या कहीं से शिक्षा नहीं ले रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर आप किसी किताब के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम उसको पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा, आपके जो डाउट है वो डाउट क्लियर नहीं होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि इस बार अपने को क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या क्वेश्चन किस पे बेस्ड आता है। जब ये तभी आपको पता चलेगा जब किसी शिक्षक या टीचर के थ्रू या किसी कोचिंग संस्थान के थ्रू या आप अपने स्कूल के थ्रू जुड़ेंगे। तो उसी तरीके से इसीलिए हम लोग आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसपे आप लोगों की बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपको बहुत सारे फायदे हैं, और वो भी कम पैसे में बहुत सारे फायदे हैं। ठीक, फर्स्ट ये है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीचर मिलेंगे पढ़ाने के लिए, जो काफी सारे एक्सपीरियंस है इनको, मतलब काफी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर आपको मिलेंगे। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे टीचर्स। जो भी ऑनलाइन क्लास में जो भी आपको तुरंत पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके सर मेरे को ये डाउट है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो टीचर उस आपके डाउट को क्लियर करेगा। टीचर्स जो भी हैं वो आपको ये बताएंगे कि इस बार ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने के, ये थर्ड पॉइंट है। और टीचर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे, जो भी है मतलब आपको पूरा का पूरा बताएंगे कैसे कैसे आपको किस तरीके से लिखना है, बोर्ड में कैसे करना है कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकें। तो हमारा मोटिव इस बार ये है कि हम लोग आपको अच्छा सा अच्छा नंबर दिला सकें। हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में आपको नंबर अच्छा दिलाएगा। यहां पे आपको पूरा का पूरा पैकेज मिलेगा, ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं, आपको यहां पे पूरा पैकेज मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश जो भी सारे सब्जेक्ट है, फुल सिलेबस, आपको फुल सिलेबस एग्जाम के पहले तक एक बार कवर करा के फिर इसके बाद हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे।
ये हमारा इस बार का शेड्यूल बनाया गया है कि एक बार बच्चों को पूरा अच्छी तरीके से क्लियर करा के, जो भी एक महीना पहले एग्जाम के, एक महीना के पहले तक आप एग्जाम को क्लियर कर दीजिए। फिर इसके बाद उस एक मंथ जो बचा है उसमें बच्चे को बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन कहां से ज्यादा आने के चांसेस है, उनको ये बताया जाए, उनका फास्ट रिवीजन कराया जाए। उनको कोई भी बच्चा मान लीजिए उसके पास नोट्स नहीं बना रहा, नोट्स नहीं है, तो उनको नोट्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक, वो जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो किसी भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू जैसा भी होगा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये आपके बहुत सारे फायदे हैं। तो बच्चों अपने बोर्ड्स को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए आप हमसे जरूर जुड़े और बोर्ड्स में अच्छा नंबर लेकर आए। ठीक, हमारे संस्था में एडमिशन ओपन हो चुका है, वो भी कितने तारीख से, 5 सितंबर से। ठीक, सभी स्टूडेंट जो भी आप लोग इच्छुक हैं कि हमको एडमिशन कराना चाहिए वो हमें कांटेक्ट करें किस नंबर पे, 9450480906 पे या 9450521906 पे, या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 9450189301, या अदर नंबर और भी है 9450246301। तो ये था कुछ खास बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बातों पे गौर जरूर करिएगा एक बार। ठीक, तो चलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन के अंदर वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे उनका। फिर इसके बाद मैंने आप लोग को कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आप लोग को दो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया था। फर्स्ट मैंने आप लोग को बताया था मोलरिटी एंड सेकंड आपके सामने लेकर आया था नॉर्मेलिटी। बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म थे जो मैंने आप लोग को नहीं बताया था, मैंने उनका इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ और कंसंट्रेशन टर्म बताऊंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, W by W, W by V, V by V, ppm एंड ppb। ठीक, थोड़ा सा नॉर्मेलिटी में एक टॉपिक और भी मैंने नहीं बताया था। नॉर्मेलिटी मैंने आप लोगों को बताया था W by E, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट होता था वो होता था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस वो सॉल्यूट। तो जो इक्विवेलेंट वेट है वो आप लोग को निकालने नहीं आता होगा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा सबसे पहली बात बताऊंगा इक्विवेलेंट वेट निकालना। क्या? इक्विवेलेंट वेट निकालना। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें इक्विवेलेंट वेट निकालना। चलिए देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो इक्विवेलेंट वेट होता है, जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं या इसी को एन फैक्टर भी आप लोग बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर को एसिड के लिए कुछ अलग नाम देते हैं, बेस के लिए कुछ अलग नाम देते हैं, सॉल्ट के लिए कुछ अलग नाम देते हैं, आयन के लिए कुछ अलग नाम देते हैं, एलिमेंट के लिए कुछ अलग नाम देते हैं। तो चलिए सबसे एक एक करके हम लोग जानेंगे वैलेंसी फैक्टर के बारे में। तो जो वैलेंसी फैक्टर होता है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एसिड के लिए। किसके लिए? एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर। तो क्या होता है एसिड के लिए? जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ H+ आयन। उस एसिड में कितने H+ आयन हैं जो रिप्लेस होंगे। कौन से आयन? H+ आयन, रिप्लेसेबल आयन, रिप्लेसेबल H+ आयन।
ऐसे H+ आयन जो रिमूव होने वाले एसिड के अंदर से, ठीक। और इसी वैलेंसी फैक्टर को यहाँ पे एसिड के लिए हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? तो बेसिसिटी। जैसे कुछ एग्जांपल, कुछ एसिड में आपको दूंगा, आपको बताना है कि कौन से एसिड में कितने H+ रिमूव होंगे, कितना उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी आएगी। फर्स्ट एग्जांपल है HCl, दूसरा है H2SO4, तीसरा है HNO3, चौथा है S3PO2, S3PO3, S3PO4। ये एसिड है, इसके अंदर आपको बताना है कि इसकी बेसिसिटी, किस एसिड की बेसिसिटी कितना है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिएगा, HCl के अंदर कितने H+ रिमूव होंगे? 1। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी कितनी होगी? 1। बेसिसिटी कहने का मतलब उसका क्षारकता, क्षारकता कहने का मतलब वो H+ कितने रिमूव करेगा। H2SO4 से कितने H+ हैं? 2 हैं, बट रिमूव कितने होंगे? अरे दोनों रिमूव होंगे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी? 2। HNO3 की कितनी है? एक ही H+ आयन है, तो एक रिमूव होगा, इसकी बेसिसिटी 1 होगी। मैं बात करूं S3PO2, S3PO3 और S3PO4 की, तो इसमें आपको जितना हाइड्रोजन तीनों कंपाउंड्स में 3-3 दिखाई दे रहे हैं, मतलब तीनों एसिड के अंदर कितना हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं? 3। लेकिन तीनों के अंदर तीनों हाइड्रोजन नहीं निकलते हैं। किसी के अंदर 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है, किसी के अंदर 2 हाइड्रोजन रिमूव होता है, किसी के अंदर 3 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। सभी हाइड्रोजन रिमूव नहीं होते हैं। अपने को देखना है कि किसमें 1 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, किसमें 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, किसमें 3 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो मैं बात करूं S3PO2 के बारे में, तो S3PO2 की जो बेसिसिटी होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। S3PO3 की बेसिसिटी हमेशा 2 होती है, मतलब इसमें से 2 ही हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा। S3PO4 के बारे में बात करें तो S3PO4 की जो बेसिसिटी है वो कितनी है? 3। कहने का मतलब इसमें से कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे? 3 हाइड्रोजन। तो इन ये जो तीनों कंपाउंड है ये थोड़ा स्पेशल केस में आते हैं। इसका रीजन ये है, मैं एक बार बता दे रहा हूं, जो S3PO2 है उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फास्फोरस से जुड़े हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की बहुत कम है, इन दोनों हाइड्रोजन की बहुत कम है, इसलिए यहां से ये निकल नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देगा। सो यहां पे कितना हाइड्रोजन निकलेगा? 1 हाइड्रोजन। क्या ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा? नहीं। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। ये बॉन्ड जो होता है नॉन पोलर माना जाता है, इसमें पोलैरिटी बिल्कुल नहीं है, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। इसी तरीके S3PO3 के अंदर 2 है बेसिसिटी, S3PO4 के अंदर बेसिसिटी 3 है। तो एक ट्रिक है कि कैसे याद करते हैं, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, बेसिसिटी हम लोग बताएंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। कैसे? कि इसमें ऑक्सीजन कितना, उसमें उससे कम कर लो। लेकिन इन्हीं तीनों के लिए स्पेशल केस है, ये नहीं सभी के लिए नहीं। तो कितने? 2 ऑक्सीजन 1 कम कर दिया, 3 ऑक्सीजन 1 कम कर दिया, 2 4 ऑक्सीजन 1 कम कर दिया, 3 बेसिसिटी। सही है। ये क्या है? कुछ एसिड मैंने आपके सामने दिया, तो कभी पूछ लिया जाए बेसिसिटी क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सर एसिड के अंदर से कितने H+ रिमूव होते हैं वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। उसी बेसिसिटी को हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे? वैलेंसी फैक्टर, या उसी को क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। ठीक। जैसे मुझे H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2।
वैलेंसी फैक्टर कहने का मतलब समझ रहे हो, बेसिसिटी कितना 2, कितना है इसका इक्विवेलेंट वेट 49। क्या आपको बात क्लियर हुई? ये था एसिड के लिए। एक एसिड और भी होता है, आपने नाम सुना होगा बोरिक एसिड। कौन सा? बोरिक एसिड H3BO3, ये है बोरिक एसिड। इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए ये क्या होता है? फिसलता है, स्लिपरी नेचर का होता है। इसलिए इसका यूज कहां पे किया जाता है? कैरम बोर्ड पे। कहां पे? कैरम बोर्ड पे। जो पाउडर होता है वही होता है बोरिक एसिड। तो हम बात करो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3। तो बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3 नहीं, ये भी थोड़ा सा स्पेशल केस में आता है। बोरिक एसिड कभी H+ देता ही नहीं है। बोरिक एसिड कभी H+ आयन नहीं देता है। बोरिक एसिड एसिड तो है, आपको पता है एसिड क्या होता है? दो सब्सटेंस which dissolve in water and give H+ ion is known as acid। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसको वाटर में आप डिसॉल्व कराइए और क्या दे? H+ आयन दे, उसे क्या बोलते हैं? एसिड। मैंने बोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कराया, वाटर में मैंने मिला दिया, मैंने देखा बोरिक एसिड H+ आयन एक भी नहीं दे रहा था, खुद का H+ आयन नहीं दे रहा था, बल्कि क्या कर रहा था? बोरिक एसिड वाटर का एक OH ही अपने पास खींच ले रहा था, OH- को खींच ले रहा था। बोरिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। देखिएगा, एक बोरॉन एक बोरॉन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व कराया जाता है तो ये बनाता है BOH का होल 4 माइनस, ऐसा BOH का होल 4 माइनस, और क्या देता है? H+ आयन। ये H+ किसका है? वाटर का है। किसका? वाटर का। क्या खुद का दिया था क्या H+ आयन? नहीं, लेकिन एक सॉल्यूशन में मिला तो, भले वो खुद का नहीं था लेकिन वो किस वाटर का था, ये आपको पता वाटर का था, लेकिन सॉल्यूशन में एक H+ आयन मिला तो हाँ, इसीलिए कितना है? इसकी बेसिसिटी कितना होगा? 1। वो इसका नहीं था, वो वाटर का H+ आयन था। तो ये था बेसिसिटी के बारे में। क्या आपको इतनी बात क्लियर पता चल गया? बेसिसिटी क्या होता है, किस एसिड के लिए बेसिसिटी कितना होता है, ये आपको पता चल गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है, बेस के लिए निकालते हैं हम लोग वैलेंसी फैक्टर। तो बेस का जो वैलेंसी फैक्टर है उसको किस नाम से बोलते हैं? वहां पे हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। ओके, चलिए देखते हैं। बेस, तो इसमें बेस में हम लोग क्या निकालेंगे? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन, मतलब उसमें कितने OH- आयन रिप्लेस किया जा सकता है, वही उसकी बेस की एसिडिटी होगी, या वैलेंसी फैक्टर होगा, या एन फैक्टर होगा। चलिए मैं कुछ बेस आपके सामने दे रहा हूं। फर्स्ट बेस है NaOH, सेकेंड बेस है MgOH का होल ट्वाइस, थर्ड बेस है AlOH का होल थ्राइस, फोर्थ बेस है ZnOH का होल ट्वाइस, फिफ्थ है BOH का होल थ्राइस। इसमें आपको बताना है क्या बताना है? एसिडिटी। NaOH मतलब इसके अंदर अम्लता निकालना है, एसिडिटी निकालना है। एसिडिटी कहने का मतलब कितने OH- इसमें निकलेगा? बताओ NaOH कितने OH? 1, इसकी एसिडिटी 1। MgOH का होल ट्वाइस की एसिडिटी कितनी होगी? 2 होगी। AlOH की होल थ्राइस की बेसिसिटी एसिडिटी कितनी होगी? 3। जिंक हाइड्रोक्साइड की कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 H रिमूव हो गया यहां से। मैं बात करूं BOH की होल थ्राइस में कितना? 3। क्या सही है? क्या नहीं, गलत है। क्यों गलत है?
क्या आपको कुछ क्लियर हो रहा है क्या? क्या है? बेस है क्या? नहीं, ये क्या है? एसिड है। कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड है। तो क्या ये OH देता है क्या? नहीं, ये क्या करता है? H+ ले लेता है। किससे? वाटर से। तो इसके अंदर हम लोग बेसिसिटी निकालेंगे या एसिडिटी? बेसिसिटी, क्योंकि ये एसिड है ना कि बेस है। बेस के अंदर आप एसिडिटी निकालते हैं, क्योंकि ये क्या है? एसिड है, इसलिए आप इसके अंदर क्या निकालेंगे? बेसिसिटी। क्या? एसिडिटी। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? क्या समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये था मैंने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या? वैलेंसी फैक्टर। NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3, जिंक हाइड्रोक्साइड का 2, इसके बाद बोरॉन हाइड्रोक्साइड का। क्या सही है? नहीं, इसको बोलेंगे बोरिक एसिड। तो ये था एसिडिटी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। किसके लिए? सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। तो सॉल्ट के लिए मैं बात करूं, क्या होता है वैलेंसी फैक्टर? सॉल्ट के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है बच्चों, वो होता है वैलेंसी फैक्टर इसका इक्वल होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। सॉल्ट के ऊपर कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज हैं और टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कुछ सॉल्ट लिए। सॉल्ट आपको पता है, सॉल्ट क्या होता है? दो सब्सटेंस इन विच वन कैटायन या मोर देन वन कैटायन एंड मोर देन टू एनायन, या वन एनायन वन कैटायन वन, जो भी है, मतलब इसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन और नेगेटिव चार्ज वाले आयन प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार के सब्सटेंस को या कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, तो मैंने एग्जांपल फर्स्ट लिया, एक सॉल्ट लिया NaCl। ये टूटा कैसे? Na प्लस Cl माइनस। बताइए इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1। या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो या तो नेगेटिव चार्ज। कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर? 1। मैंने एक एग्जांपल और लिया K2SO4, इसको तोड़ दीजिए। 2 पोटेशियम है तो ऐसे लिख दीजिए 2। पोटेशियम पे चार्ज कितना आता है? +1 चार्ज, तो 2K प्लस। एक सल्फेट है तो SO4, सल्फेट पे चार्ज कितना आता है? -2। तो चलिए देखिएगा इसकी वैलेंसी फैक्टर का निकाला जाए तो वैलेंसी फैक्टर कितनी आएगी बच्चों? एक पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पोटेशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज। वैलेंसी फैक्टर आप पॉजिटिव चार्ज से देख लीजिए या तो नेगेटिव चार्ज, जो आपकी इच्छा। तो यहाँ पे आप 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक चीज, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। ठीक, अगला जो एग्जांपल है वो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। अच्छा, इसका अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोलेगा तो क्या निकालोगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट, किसका? K2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर K2SO4 का कितना आया? 2। ठीक, एक एग्जांपल और आपने नाम सुना होगा, पोटासियम। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2O, ये सुना है? बिल्कुल सुने होंगे। इसका नाम है पोटास एलम। इसका नाम क्या है? पोटास एलम। ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा वो भी दिखा दे रहा हूं पहले। ये टूटेगा, K2SO4 में 2 पोटेशियम 1 सल्फेट है, तो डिसोसिएट होगा कुछ इस तरीके से 2K प्लस SO4 -2 प्लस। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 एल्यूमिनियम है, तो मैं बात करूं 2 एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3 चार्ज। कितने सल्फेट है? 3, तो मैं सल्फेट को लिखता हूं 3SO4 -2। 3 सल्फेट है और एक सल्फेट पे -2 चार्ज। वाटर कुछ ऐसे निकल जाएगा 24S2O। वाटर नहीं टूटेगा, वाटर को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और जब तक आप उसको उतना एनर्जी देंगे तब तक वो वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा, इसलिए वाटर को आप तोड़ नहीं सकते हैं। मैं बात करूं लगभग आप बहुत ज्यादा कितना वाटर में से वाटर तोड़ पाएंगे? जब आप
55.5 गुणे 10⁻7 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। इतना वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तब जाके इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल तोड़ पाएंगे आप, तब जाके इसमें से एक टूटता है। तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही कम होता है वाटर का, इसलिए इसके डिसोसिएशन की बात नहीं करेंगे। ठीक, ये मिटा दे रहा हूं। चलिए, तो बताइएगा इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, देख लीजिएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। एक पोटेशियम पे +1 चार्ज तो 2 पोटेशियम पे +2 चार्ज, और एल्युमिनियम पे एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज तो 2 एल्युमिनियम पे +6 चार्ज, +6 +2 कितना 8 आ गया। अगर मैं टोटल नेगेटिव चार्ज चेक कर लूं, कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो कितना आएगा। एक सल्फेट पे -2 चार्ज और यहाँ 3 सल्फेट है, तो 3 दूनी 3 2 6, 6 और 2 8, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 8 है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 8 है। तो बताइए यहाँ पे इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, फिटकरी की 8। मतलब आपको इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है इसमें, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना है तो आप फिटकरी का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, किसका, पोटास एलम का, पोटास एलम का आप मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, और इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना आया 8, E आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 8। क्या ही इतना बात क्लियर हो रहा है, अरे बोलो, ओके। चलिए, तो इस मैंने आप लोगों को एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया, बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया, सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया। अब आयन के लिए भी निकाल लेते हैं और एटम के लिए भी निकाल लेते हैं। चलिए, इसके बाद किसके लिए, आयन। आयन सिंपल सा होता, कोई भी आयन पॉजिटिव चार्ज वाला आयन ले लीजिए, कैटायन ले लीजिए या एनायन ले लीजिए, है ना। तो जैसे देख लीजिए कुछ आयन दे रहा हूं, CO3 -2, एल्युमिनियम +3, कोई भी आयन, 2 आयन दिखा दे रहा हूं। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। इस आयन पे क्या जो भी आयन आप आयन में निकाल रहे हैं, तो क्या उस आयन पे जो भी आप आयन लेंगे उस पे कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, हाँ, उसी के चार्ज को हम लोग वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो बताइए इस पे क्या चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज, ये माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, बस चार्ज देखिए 2 है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर, चूंकि ये एटम है, एक ही एटम इसमें प्रेजेंट है, तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा 27। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट के बारे में चर्चा करेंगे। एल्युमिनियम की, ओके, वैलेंसी फैक्टर, इस पे कितना चार्ज है 3, तो इसका एटॉमिक वेट अपॉन 3, एटॉमिक वेट कितना 27, कितना है 27 अपॉन 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 9। कोई भी, मान लीजिए आप सल्फेट ले लीजिए, आप फॉस्फेट ले लीजिए, आप नाइट्रेट ले लीजिए, आप कोई भी आयन ले लीजिए यार, सब नाइट्राइट ले लीजिए, फास्फोइड ले लीजिए, है ना, बाइकार्बोनेट ले लीजिए, है ना, एसीटेट ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक। हाइड्रोक्साइड, प्लम्बाइट, प्लम्बेट, जिंकेट, तो कोई भी आप में एनायन ले सकते हैं। तो एनायन में आप या कैटायन भी कोई ले सकते हैं, अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, है ना, जिंक आयन, कैल्शियम आयन। तो जो भी आप कैटायन ले लीजिए, जो भी आप एनायन ले रहे हैं उसमें आप देखना है जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसी को हम लोग बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर। तो जिस भी आयन का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसके ऊपर कितना चार्ज है। आपको चार्ज के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना, खाली ये देखना उसका आपको मैग्नीट्यूड देखना है, परिमाण देखना है, उसका आपका वो नहीं दिखाना कि ये पॉजिटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में। ओके, अगला जो है वो है किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी तत्व के लिए अपन लोग कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए, 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिए अपन लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट होगा एलिमेंट के लिए, क्योंकि एलिमेंट्स है उसमें एक ही एटम रहेगा, तो यहां पे उसका एटॉमिक वेट रखेंगे।
अपॉन उसकी वैलेंसी कितनी है वो डिवाइड कर देंगे उसकी वैलेंसी से। ठीक, वैलेंसी आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ए ग्रुप एस ब्लॉक में, एस जो पूरी आवर्त सारणी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आपको डी ब्लॉक में बताया जाता है केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी होते हैं। बट जो एस ब्लॉक होता है और जो पी ब्लॉक होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, वो इनकी वैलेंसी फिक्स होती है। ठीक, तो एस ब्लॉक की जो वैलेंसी होती है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, सेकंड ग्रुप की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है 2 होती है। कितनी होती है? ठीक, अब मैं बात करूं जो पी ब्लॉक होती है उसमें जो ग्रुप जो वैलेंसी होती है 13 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर के बराबर होती है। ओके, इसके बाद 16, 17, 18 8 माइनस ग्रुप नंबर कहेंगे, 8 में से आप ग्रुप नंबर घटाएंगे वही उसकी वैलेंसी होती है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मान लीजिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, फास्फोरस, बोरॉन की फैमिली, बोरॉन फैमिली की जो वैलेंसी होगी 3 होगी, कार्बन फैमिली की जो वैलेंसी होगा वो 4 होगा, नाइट्रोजन फैमिली की जो वैलेंसी होगा वो 5 होता है। आपको और भी इसमें रीजन बताया जाता है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, वो ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है, बट अपन लोग यहाँ ये सब नहीं पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे क्या मुद्दा उठाया हूँ, इक्विवेलेंट वेट निकालने का, और इक्विवेलेंट वेट एटम के लिए कैसे, एलिमेंट्स के लिए कैसे निकालते हैं, वो होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। क्या ये बात अपने को क्लियर होगी? चलिए, तो मैंने आप लोगों को पहला पॉइंट आज क्लियर कर दिया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट जो भी है, अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर 5 ही टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, या तो वो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा, या तो आयन होगा, या तो वो एलिमेंट होगा, और इसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता है। तो सब में कैसे के लिए कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं मैंने एक एक करके अभी आपके सामने दिखाया। आप लोग, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, अब मैं अगले कंसंट्रेशन टर्म में आता हूं। इसके पहले कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हो चुका है। आज जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है बेटा मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी, जिसे अपन लोग हिंदी में बोलते हैं मोललता, डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M व्हाइल मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो मोलैलिटी को अपन लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जबकि मोलैलिटी को अपन लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो एक एक करके अब मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म बताऊंगा। चलिए देखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं मोलैरिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। मैंने क्या किया, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया। कितना? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब आप कोई भी सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं लेना, सॉल्वेंट लेना। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो मैंने खाली सॉल्वेंट लिया। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जो मोल होंगे, समझ पा रहे हो? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट के मोल होंगे, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक, और उसके अंदर जो भी सॉल्यूट आपको मिक्स करके सॉल्यूशन बनाइएगा, तो उसमें जो सॉल्यूट के मोल होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल होते हैं उसी को हम लोग मोलैलिटी कहते हैं, मोललता कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय स्मॉल m। ओके, तो क्या मैं स्मॉल m इसका इक्वल लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो देखिएगा मोलरिटी आगे लिख रहा हूं। जो सॉल्यूट का मोल आपको एज वी नो दैट, ऐसा कि आप लोगों को पता है मोल इक्वल टू जो होता है, मोल इक्वल टू जो होता है बच्चों, वो होता है मास अपॉन मोलर मास। सही है, मोलर मास। तो यहाँ पे भी स्मॉल m है, मास को भी स्मॉल m से लिख रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, है ना। तो जो मास होगा मास अपॉन मोलर मास, ये क्या है मोल इनटू 1 अपॉन वेट किसका, सॉल्वेंट का, इसमें किलोग्राम में। ये फॉर्मूला आपके सामने बनेगा, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वेट किसका, सॉल्वेंट का वेट। अब देखिएगा ये मोल टर्म है, क्या है, मोल है। अगर सॉल्वेंट का वेट 1 किलोग्राम कर दिया जाए, कितना, 1 किलोग्राम, तो जो सॉल्यूट का मोल होगा ये है, यही है मोल किसका है, सॉल्यूट का। तो जो सॉल्यूट का मोल होगा वही क्या कहलाएगा, मोलैरिटी कहलाएगा। लेकिन कब, जब सॉल्वेंट का वेट कितना कर दिया जाएगा, 1 किलोग्राम। ओके, चलिए तो आगे मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये सॉल्वेंट का वेट ग्राम में रखा गया, किसमें, ग्राम में, तो जो मोलरिटी होगा बच्चों वो होगा मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000, ऊपर लगा देंगे। ये जो वेट है किसका है, सॉल्वेंट का है, और ये अब किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। ठीक, ये मोलरिटी है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, एक पॉइंट ये है कि जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी होती है, नॉर्मेलिटी, ये सब जो चीजें हैं, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। आप शिमला में आप एक सॉल्यूशन लिए, या कश्मीर में मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया, वहां पे आप मोलरिटी कंसंट्रेशन आप माप लिए, वहां कुछ अलग आएगा। आप यहाँ टांडा में, अकबरपुर में या अंबेडकर नगर में आके या कहीं भी आप अलग जगह जाके चेक करेंगे उसमें कंसंट्रेशन, तो कुछ अलग आएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो ये लोग क्या इनका बदल जाएगा। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं बात करूं इन सब में वॉल्यूम आता है, इन सब के जो फॉर्मूला उसमें क्या आता है, वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और वॉल्यूम टेम्परेचर पे बदलेगा, घटने बढ़ने से वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम बदल जाएगा तो उनका कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है वो भी बदल जाएगा, मतलब मोलरिटी और नॉर्मेलिटी भी बदल जाएगा। बट मैं बात करूं यहाँ मोलरिटी की, मोलरिटी के फॉर्मूले में कहीं भी या उसकी डिफिनीशन में कहीं भी वॉल्यूम टर्म ही नहीं आया। अब वॉल्यूम टर्म नहीं आया तो टेम्परेचर, अब वॉल्यूम की वजह से ही सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा था, तो इसमें वॉल्यूम तो आया ही नहीं। तो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन, मोलरिटी। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता है। क्या खास बात है, क्या हो गया अगर नहीं डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड, ये अलग अलग प्लेस कहीं भी ले जाइए एक ही कंसंट्रेशन रहेगा। तो बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन है, मोलरिटी। क्या ये दोनों है क्या, नहीं। तो कभी पूछ लिया जाए सबसे बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन है, मोलरिटी। कभी पूछ लिया जाए कि मोलरिटी को, मोलरता को बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म क्यों कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेगा, तो बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, molarity does not depend on volume of solution, so and volume of solution is directly proportional to temperature, so we can say that molarity does not dependent on temperature. Okay students, क्या बात क्लियर हुई, नहीं समझ में आया, अरे सबको समझ में आ रहा भाई। चलिए आगे बात करते हैं, ये था मोलरिटी टर्म। फिर इसके बाद मैं बात करूं, आता है मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रिक्शन, हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज, डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स है, कैपिटल एस, जो भी आपको लिखना है। ठीक, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, रेशियो होता है। क्या, रेशियो, अनुपात, किसका, रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ 2 मोल, कोई भी 2 मोल ले लीजिए, उसका क्या होता है रेशियो। जैसे मैंने 2 सब्सटेंस लिया, एक ए और एक बी, कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट आप मान लीजिए सॉल्वेंट है ए वाला और बी वाले को मैंने क्या मान लिया, सॉल्यूट मान लिया। ए वाले को मैंने क्या माना सॉल्वेंट, बी वाले को मैंने क्या मान लिया बच्चों सॉल्यूट। अब इसका मोल मैंने इसको रिप्रेजेंट करूंगा Na से और इसके मोल को रिप्रेजेंट करूंगा Nb से। तो मेरा जो मोल फ्रैक्शन होगा, जो मोल फ्रैक्शन वो मान लीजिए Na का मोल फ्रैक्शन निकालना है, A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो Na अपॉन टोटल मोल कितना है, A का मोल और B का मोल, A मोल प्लस B का मोल। मान लीजिए B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन उसका मोल कितना B का निकालना, तो B का मोल कितना Nb। टोटल मोल कितना है A का मोल प्लस B का मोल। क्या इतनी बात क्लियर हुई? एक बच्चा बोला सर अगर हम रेशियो ले लेता तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। XA और XB का अगर आप मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा Na अपॉन Na प्लस Nb, Nb अपॉन Na प्लस Nb, Na प्लस Nb से Na प्लस Nb क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा Na का मोल अपॉन Nb का मोल। मतलब जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वो किसका रेशियो होता है, मोल का रेशियो और मोल फ्रैक्शन का रेशियो बात एक ही है। ठीक, तो अगर कहीं पे मोल का रेशियो लिखा है, मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे 1 N1 रेशियो N2 इसका इक्वल दिया 1:2, तो अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो पूछेगा या ए बी इसको लिख दे रहा हूं, तो यहां पे भी इसका भी रेशियो कितना आएगा 1/2 ही आएगा, 1:2 ही आएगा। ठीक, क्योंकि जो मोल का रेशियो होता है वही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, जितना भी आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन है सबको आप ऐड करेंगे हमेशा कितना आएगा 1, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन डॉट डॉट डॉट, जितने भी मोल फ्रैक्शन है सबके मोल फ्रैक्शन को अगर 2 है तो दोनों को जोड़िए, 3 है तीनों को जोड़िए, कितना आएगा हमेशा 1। ओके, जैसे इसको मान लीजिए देख लीजिए 2 ही मोल फ्रैक्शन है तो दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता। चलो देख लेते हैं। XA प्लस XB जोड़ते हैं, क्या 1 आता कि नहीं आता। Na अपॉन Na प्लस Nb, इसका मोल फ्रैक्शन XA का इतना है, XB कितना है Nb अपॉन Na प्लस Nb। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब दोनों का हर क्या है सेम है, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा XA प्लस XB कितना आ जाएगा Na प्लस Nb, और नीचे भी वही सेम टू सेम Na प्लस Nb आएगा, और Na प्लस Nb से Na प्लस Nb क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बताइए मोल फ्रैक्शन का ऐड कितना आया, XA प्लस XB कितना आया 1 आया। इतनी बात क्लियर हुई? तो मैंने आज आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी किया, थोड़ी सा मोटिवेट किया कैसे पढ़ना अपने को, कैसे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक, कैसे सीबीएसई वाले बोर्ड वाले या यूपी बोर्ड वाले जो भी बच्चे आप देख रहे हैं मेरे को, कैसे आपको पेपर देना है वो अभी मैं नहीं बताया, या कैसे पढ़ना ये भी नहीं मैंने बताया, बट मैंने आपको ये बात बताया खाली आप पढ़िए जरूर, कहीं ना कहीं किसी से पढ़िए जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मैं अपना खुद का प्रचार कर रहा हूं, नहीं। हाँ, अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो बड़ाई तो नहीं कर रहा हूं, बट कुछ तो आपको अच्छा कंटेंट दूंगा जरूर। ठीक, मार्केट में और भी टीचर्स हैं, बट उनकी कंपेयर में मेरा जो कंटेंट रहेगा वो कुछ अलग रहेगा। मैं एनसीईआरटी को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, उसको सिंपल तरीके से समझाता हूं। आप मेरे से पढ़िए फिर एनसीईआरटी पढ़िए, आपको एनसीईआरटी समझ में ही आएगा, सिंपल लगेगा एनसीईआरटी। और इस बार आपको पता है चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, अदर बोर्ड्स कोई भी बोर्ड हो, सबके सब एनसीईआरटी पैटर्न पे एग्जाम आधारित है। ओके, तो इसलिए आप मेरे जैसे और भी टीचर यहाँ पे हैं, मैं खाली एक अकेला टीचर नहीं हूं कि खाली मेरी वजह से नहीं, यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने आप में सब अच्छे हैं। कोई फिजिक्स अच्छा पढ़ाता, कोई केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाता, कोई मैथ अच्छा पढ़ाता, सब अच्छे टीचर्स हैं। तो प्लीज बच्चों आप लोग अगर आपको कुछ अच्छा करना है बोर्ड में तो आप लोग प्लीज हमसे जुड़िए जरूर। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है?
और बाकी बातें करेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। ये सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को डेमो दिया है, केमिकल काइनेटिक्स का भी डेमो दे चुका हूं, सभी सब्जेक्ट का मतलब सभी चैप्टर का लगभग 3-4 चैप्टर का मैंने आपके सामने डेमो दिया है। ठीक, तो चूंकि आप यहाँ पे ओके बाय है ना, छोड़ मस्त सुबह का बढ़िया थे।